तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द बुक NCERT। और अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आप चाहते हो, डिस्कशन चाहते हो आप, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, आप रीड आउट कर सकते हो। ऐसे ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन आखिर ये कहना क्या चाहता है। एज पर दिस क्वेश्चन एक सर्कुलर ट्रैक होता है और इसके चारों तरफ कोई दौड़ता है, राइट। जाहिर सी बात है ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस या डायमीटर होगी। तो डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। क्योंकि रेडियस या डायमीटर अगर दिया हुआ है तो यू कैन इजीली फाइंड पेरीमीटर, एरिया। ऐसे तो एरिया से हमें कोई लेना देना है नहीं, बट हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि वो दौड़ इसके चारों तरफ रहा है तो ऑब्वियसली हमें पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस से मतलब होगा। चलो ठीक है, ये तो थी इस सर्कुलर फील्ड या ट्रैक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अब सवाल है, जब इसके चारों तरफ कोई दौड़ रहा है तो यहां दो कॉमन सा सवाल आपके मन में आना चाहिए। बी प्रैक्टिकल मैं हमेशा बोलता हूं। तो वो दो सवाल क्या होगा? एक सवाल तो ये होगा कि वो जो पर्सन है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, राइट। ये सवाल, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसकी जो रनिंग स्पीड है वो क्या है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है। और इसका अल्टीमेटली मतलब यही हो रहा है कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है। दूसरा ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि वो कितने देर के लिए दौड़ रहा है, यानी कि रनिंग टाइम क्या है उसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्या है गिवन, इस चीज को देख लीजिए आप। तो गिवन ये है कि वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लेता है। तो 40 सेकंड्स में वो एक चक्कर लगा लेता है, जबकि वो उसकी जो रनिंग टाइम है, यानी कि वो दौड़ता कितने देर के लिए है, तो 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स के लिए वो दौड़ रहा होता है। जिसको कि सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो ये देख सकते हो आप 140 सेकंड्स, यानी इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो पर्सन लगातार इसके चारों तरफ दौड़ते रहता है, राइट। दो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर रखना, बिल्कुल सही की तरह आप क्लियर रखना। अब चलो गिवन जब सब कुछ क्लियर है तो अब सवाल यह आता है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन आपसे दो चीज पूछना चाहता है कि इतने देर दौड़ने के बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। तो चलिए काफी इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्यों ना हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, राइट ना। तो C इज इक्वल टू, इसके लिए C क्या होगा, C का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जिसे आप पाई d भी लिख सकते हो, राइट। तो पाई की वैल्यू चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो 22/7, और d की वैल्यू बताइए कितनी है, 200 है, ठीक है। अब इस चीज को जब आप करोगे तो क्या कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो मल्टीप्लाई ही तो करना होगा। 4400 डिवाइडेड बाय 7, और यूनिट आपको लिखना होगा मीटर का, राइट ना। तो ये रहे आपके सामने सरकमफेरेंस। ये जो पूरा सरकमफेरेंस होगा इस ट्रैक का वो इतना होगा, करेक्ट है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब इसे काफी इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखो 40 सेकंड्स में वो जो पर्सन है वो एक चक्कर लगा लेता है, ये गिवन है, ठीक है, एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब है वो 4400 डिवाइडेड बाय 7, इतना मीटर वो ट्रैवल कर लेता है 40 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा होगा, ऑब्वियसली 4400 डिवाइडेड बाय 7, और ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 40 को नीचे लिख लेते हैं, इतना मीटर हो गया। वो पर्सन दौड़ता कितनी देर के लिए है, 140 सेकंड्स के लिए। तो ऑब्वियसली 140 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो इसके लिए आपको इस वैल्यू को वेरिएबल 140 से मल्टीप्लाई करना होगा। अल्टीमेटली जो यूनिट आएगा वो मीटर में आएगा। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते, चलिए इसे तो काट ही सकते हैं ना, 2020, अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं, 21 जा 22 जा, और ये कितना हो गया 22 हो गया, ये कट जाएगा ना इससे, तो 2200 मीटर। तो ये रहा फाइनल आंसर, यानी कि 140 सेकेंड्स, यानी कि जो टाइम गिवन था उतने देर में ये जो पर्सन थे, जो भी थे, वो 2200 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा, जो अल्टीमेटली डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2200 मीटर। तो चलिए डिस्टेंस वाला काम तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को लेकर के भी हमें वर्क करना होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को लेकर के वर्क कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी काम आप इजीली कर सकते हो। तो 40 सेकंड्स में वो एक चक्कर लगा लेता है,
राउंड ये मैंने लिखा, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, वो 1/40 राउंड लगाएगा, करेक्ट है। तो गिवन टाइम में वो कितना राउंड लगा लेगा, यानी कि 140 सेकंड्स में वो कितना राउंड लगा लेगा, 140/40 इतना राउंड्स लगा लेगा वो। तो कैंसिल आउट अगर इसको करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको दे रहा है, आप देख सकते हो 3.5 राउंड्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझने की कोशिश करो आप, 3.5 राउंड्स का मतलब क्या है कि अगर वो पर्सन यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो एक चक्कर उसने लगाया और वापस यहां आया, डिस्प्लेसमेंट 0। 2 चक्कर लगा करके वापस यहां आया, डिस्प्लेसमेंट 0। 3 चक्कर लगा करके वापस आया, अगेन डिस्प्लेसमेंट 0। और हाफ चक्कर और लगाता है, यानी कि वो यहां पहुंच गया होगा। क्लियर है ना। तो एनी हाउ उसकी इनिशियल पॉइंट कितनी क्या थी, ए, और फाइनली वो कहां है, बी पे। 3.5 चक्कर लगाने के बाद वो इनिशियल पॉइंट उसके लिए ए होगा और फाइनल पॉइंट बी होगा, अगर वो ए से अपनी जर्नी शुरू किया था तो जो भी हो, आप देख सकते हो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, 200 मीटर की होगी। जहां एक और सेम टाइम में डिस्टेंस जो आया था वो 2200 आया था, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर का आया, जो कि रियली काफी कम है। अगर आपको फर्स्ट केस याद आ रहा होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो वहां भी सेम क्वेश्चन था, बट वहां एक स्क्वायर था, आपको याद आ रहा हो तो वहां एक स्क्वायर था। स्क्वायर और रेक्टेंगल में, सॉरी, स्क्वायर और सर्कल में एक फर्क हो जाता है। फर्क ये होता है कि सर्कुलर ट्रैक में आप कहीं से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस केस के लिए अगर मैं यहां से भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करता तो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता, यहां से कर लो तो भी वही होता, यहां से कर लो, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लेते तो आंसर सेम ही आता, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन स्क्वायर वाले केस में यह प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यहां से आप जर्नी स्टार्ट किए हो तो 3.5 चक्कर लगाने के बाद आप यहां पहुंच जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए यह हो जाएगा, राइट ना। लेकिन अगर आपने जर्नी यहां से शुरू किया है तो आप यहां पहुंचोगे। क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप भूल गए हो तो आप जाकर के देखो, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हो, बट मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन है क्या। ये जो क्वेश्चन है इस चीज को समझिए। कोई पर्सन होता है जो जॉगिंग करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, इट्स वेरी सिंपल। और ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है कुछ होगी, तो क्वेश्चन में ये गिवन है 300 मीटर का है। और जो पर्सन यहां से रन करके यहां तक जाता है वो समय लेता है इतना 2 मिनट्स और 30 सेकंड्स का, जिसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 150 सेकंड्स आया ये, राइट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, लेकिन उसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले फर्स्ट पार्ट को ही डील कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ए से बी तक के लिए काम करना है और एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको। तो देखो, ए टू बी के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो होगा 150 का। और जब दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आप सबको मालूम है ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड का आएगा ये। तो ये हो गया टोटल स्पीड, जो काफी आसान था। सिमिलरली फाइंड कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए ये जो रास्ता है ये सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 100% सेम हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 ही होगा और टाइम भी ऑब्वियसली ये मैच कर जाएगा, यानी कि 150 ही होगा। और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर से एक बार आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस केस के लिए ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये सेम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजा तो आने वाला है सेकंड पार्ट में। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, जो पर्सन थे वो ए से बी तक तो चला ही गया था, लेकिन यहां से यू टर्न लेकर के वो पीछे होता है, ठीक है, अपने इस रास्ते में बैक होता है। और मान लेते हैं वो इस पॉइंट तक आता है, कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि सी। और इस पॉइंट की दूरी बी से, ये जो है क्वेश्चन में गिवन है, ये 100 मीटर का होता है। और यहां से यहां आने में वो समय लेता है 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकंड्स का।
ये चीज क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि ए टू सी के लिए पहले तो आपको काम करना है और सिमिलरली आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, बट ए टू सी के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए से सी वो डायरेक्ट नहीं गया है, पहले वो बी गया था और फिर बी से सी आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। तो चलिए कर लेते हैं एवरेज स्पीड। फॉर्मूला फिर से एक बार, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड के लिए हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो गया 300 और वापस आया 100, तो टोटल क्या हो गया 400 हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम 150 ए से बी तक के लिए, और फिर से 60 हो गया, 60 हो गया, तो 150 प्लस 60 210 हो गया, तो 210 लिख देते हैं, राइट। इन दोनों नंबर्स को जब आप डिवाइड दोगे तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, और 41/21 इसको जब डिवाइड दोगे तो ये आएगा 1.90, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अब डॉट 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 डाल देते हैं और राउंड अप करके इसको 1.9 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकंड डाल देते हैं और ब्रैकेट में क्यों ना अप्रॉक्स लिख लें। बस दैट्स ऑल, इतना ही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलिए फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो यू नो वेरी वेल, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से सी तक के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। अब वो कहां से आया सी पे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, और ऐसा ही करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले केस में। तो बताइए ये दूरी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली ये जो दूरी है ये होगी 200, क्योंकि ये पूरा 300 और ये 100 है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 200 का, और टाइम, अच्छा टाइम दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो जाएगा 210, ठीक है, यानी कि 210 सेकंड का हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखता था। अब कुछ नहीं, बस सिंपली इन दोनों को डिवाइड दे दो, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 20/21 आ जाएगा, तो ये 0 पॉइंट में ही जाएगा, तो ये आएगा 0.95, और ये डिवाइड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसको हम राउंड अप कर सकते थे, या फिर 0.9 या 95 लिख देते हैं, चलिए, और डिवाइड करके एक दो स्टेप लिख सकते हो आप। तो जो भी है मैं इतना ही लिखता हूं, मीटर पर सेकंड लिखता हूं और अप्रॉक्स लिख देता हूं, ठीक है। तो 0.95 मीटर पर सेकंड ये रहा एवरेज वेलोसिटी, और ये थी एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने बनाया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। तो पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेहद सिंपल है। एक पर्सन होता है, वो अपने घर से स्कूल तक जाता है और फिर वापस स्कूल से घर तक आता है, लेकिन जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी स्पीड ड्यू टू सम रीजन 20 kmph की थी, और जब वो वापस लौट करके घर आ रहा था तो उसकी स्पीड, शायद ट्रैफिक कम थी इसलिए उसकी स्पीड भी ज्यादा हो गई, और स्पीड जो भी है वो 30 kmph की है। शायद कुछ बुक्स में ये स्पीड 40 kmph की भी हो सकती है। खैर स्पीड जो कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन का प्रोसेस तो वही होगा। बाय द वे, आगे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आपने जूनियर क्लासेस में भी बनाए होंगे, मैथ्स में ही बनाया होगा आपने। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम नाम का जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा था, वहां आपने ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे। तो खैर जो भी हो, फिर से हम लोग बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। लेकिन एक और चीज आप नोट कर लीजिए, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा चलिए ये जाने का समय है, सॉरी स्पीड है, और ये आने का स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25। लेकिन ये गलत है, ऐसे आप स्पीड या फिर एवरेज स्पीड नहीं फाइंड कर सकते हो। पूरा एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग केसेस लेने होंगे। तो केस 1 जो है हमारा, ये H2S है, यानी कि घर से स्कूल तक का। तो जब वो घर से स्कूल जाता है, इस केस को हम डील कर रहे हैं केस 1 में। तो बताइए इस केस में स्पीड कितना होगा, तो स्पीड हो जाएगा 20 kmph, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, घर से स्कूल तक की दूरी कुछ होगी। तो जो भी दूरी है उसको हम x लेट कर लेते हैं, तो x किलोमीटर। तो इन दोनों के हेल्प से क्या आप समय निकाल सकते हो, इसे हम t1 नाम दे सकते हैं। तो घर से स्कूल तक जाने में इस स्पीड से जब वो जा रहा था तो वो पर्सन कितना समय लिया होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है x और स्पीड है 2020, तो इतना r हो जाएगा। चलिए ये चीज क्लियर है। केस 2 लेते हैं, बेहद सिंपल है। केस 2 का मतलब है जब वो स्कूल से घर रिटर्न हो रहा था,
तो मैं लिख लेता हूं S2H, ठीक है। इस केस में भी इस केस में स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड कुछ और है, 30 kmph है, किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और डिस्टेंस की जहां तक बात है तो आप सबको मालूम है डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, क्योंकि वो अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहा है, किसी भी पाथ से हो गया था, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो किया था, किसी भी पाथ से हो गया था, लेकिन आया भी उसी रास्ते से वो। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं x, क्योंकि ऊपर मैंने x लेट किया था। इन दोनों के हेल्प से मैं फाइंड कर लेता हूं टाइम, तो t2 दे देता हूं इसका नाम। तो अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि x बाय 30। अब हमारे पास क्या क्या डेटा है इस चीज को आप नोट कर लो। जब जब हम घर से स्कूल गए थे तो इस स्पीड से गए थे और इस तरीके से हमने समय लिया इतने का। और जब स्कूल से घर आए, हम आए या कोई भी आया, एज पर द क्वेश्चन आपको लिखना है। तो जब स्कूल से घर आते हैं तो उस केस में स्पीड हमारी इतनी होती है और हम समय लेते हैं इतना। और अब हमें फाइंड कर लेना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर से क्या होगा बताइए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए एक बार लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए x प्लस एक्स 2x है, तो चलिए एक बार लिख ही देते हैं ना, x प्लस एक्स। और टोटल टाइम, ये वाला टाइम जाने का और ये टाइम आने का, तो दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो हम कर लेते हैं इस चीज को। अब सिंपल है, नीचे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आप देख सकते हो कितना लेना चाहोगे, 60 ले लो आप, ठीक है। और 23 यानी कि 3x प्लस ये हो जाएगा 2x। और जब इसको आप आगे कंटिन्यू करोगे तो ये हो जाएगा 60 ऊपर और नीचे हो गया आपका 5x। सबसे पहले तो आप x और x को कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 12 2 जा 24, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर का। यहां आप kmph में आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन के मुताबिक एक वाटर बॉडी होता है, तो चलिए इस चीज को मैंने ये बना लिया। और ये क्या है, ये तो आप जानते ही हो। मान लो ये इस पॉइंट पे है और यहां से ये स्टार्ट होता है और खुद को एक्सेलरेट करता है, यानी कि इसकी स्पीड, मैंने बताया था कि जब भी इसमें एक्सेलरेशन होगा तो इसका स्पीड इंक्रीज होगा, दैट इज वेलोसिटी। या फिर जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पक्का वहां एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो इस केस में ये बॉडी अपने आप को एक्सेलरेट करता है और आपको ये बताना है कि अगले 8 सेकंड में वो यहां से कहां पहुंच गया होगा। मैं मान लेता हूं यहां पहुंच गया होगा, जबकि एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पूरा कंप्लीट डेटा क्या है, देखो इस बॉडी के लिए ए की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है। टाइम 8 सेकंड्स, यानी कि 8 सेकंड में वो यहां से यहां तक आया, ठीक है। क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 लिया। और आपको ये दूरी फाइंड करनी है, ये दूरी जो कुछ भी होगी यू हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस, राइट ना। ये क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे फाइंड होगा, इस चीज को चलिए मैं करके शो करता हूं। काफी इजी है, तो इसमें बिल्कुल भी समय मैं नहीं दूंगा। यू ऑल नो दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमने कई बार यूज किया इसको। बेहद सिंपल है, सारे वैल्यूज को डाल दीजिए। 0 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है 3, टी की वैल्यू है 8 इंटू 8, ठीक है। ये 2 1 जा 4 जा, राइट। ये क्लियर हो गया और तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इट विल गिव यू 96। और एस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि एसआई में ही तो काम कर रहे हैं, तो बस काम हो गया। यानी कि इस कंडीशन के मुताबिक 8 सेकंड्स में ये जो बॉडी है ये 96 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट आपके सामने है, आप रीड आउट कर सकते हो। चलिए मैं समझाता हूं आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कुछ डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में 2-2 कार्स होते हैं और आगे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो एज पर द क्वेश्चन, एक कार जो है, फर्स्ट कार, मैंने कार 1 नाम दिया, कुछ डिटेल्स तो मैंने यहां लिख दिया है, बट मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस कार की कुछ स्पीड होती है और ये कार जब इस पॉइंट पे पहुंचती है
तो इस कार के जो ड्राइवर थे वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, राइट। और जिस वक्त ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी कि इस पॉइंट पे इस कार की स्पीड थी 52 kmph की। हो सकता है इससे पहले स्पीड कुछ और रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बताया होगा। तो जो भी हो, इस पॉइंट पे इस कार की स्पीड थी 52 kmph, जो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी होंगे। और यहां जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो ये 5 सेकंड्स के बाद ये कार कहीं जाकर के रुक जाती है। कहां जाकर के रुकती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 सेकंड्स के बाद ये कार रुक जाती है। क्योंकि ये कार रुक गई है तो हम खुद से ये ले सकते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो देखो कुछ डिटेल्स क्वेश्चन में दी हुई थी, आई मीन टू से दैट कि ये दोनों दी हुई थी, इसको हमने खुद से लिख लिया, ठीक है। और हम मान लेते हैं कार यहां आकर के रुक गई, ठीक है। यहां वेलोसिटी कितनी होगी 52 kmph की, यहां वेलोसिटी 0 होगी, और ये जो टाइम होगा यहां से यहां आने में जो समय ये कार लिया होगा वो 5 सेकंड्स का होगा। क्लियर है। अब कुछ ऐसा ही कार 2 के साथ होता है, तो चलिए हम सेकंड कार को लेते हैं। सेकंड कार भी किसी स्पीड वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा था, बट इस पॉइंट पे जब ये कार पहुंचती है तो फिर से इसके जो ड्राइवर हैं वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, और इस समय इसकी वेलोसिटी होती है 3 kmph की। और ये जो कार है ये 10 सेकंड्स के बाद रुकती है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो कार थी ये जल्दी रुक गई थी, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकंड के बाद ही ये कार रुक चुकी थी। लेकिन ये जो कार है ब्रेक अप्लाई करने के 10 सेकंड्स के बाद ये कार रुकती है। यहां ही एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने कंसेप्ट को बूस्टअप कर लीजिएगा। क्योंकि इसको रुकने में समय दुगना लगता है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे दुगनी दूरी में जाकर के ये कार रुकेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये जो डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम के अलावा जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन यही चीज आपको समझाना चाहता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल ये कर रहा है वो टाइम के साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, राइट। तो चलिए जो भी है, फिलहाल तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम चल गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 kmph की थी और 10 सेकंड्स के बाद ये रुक जाती है। मे बी इसके पैरेलल जाकर के रुका हो, मे बी इससे आगे रुका हो, मे बी इससे पहले ही ये रुक गया होगा, और इसी चीज को हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन यहां आपसे 2 सवाल पूछना चाहता है। एक तो ये कि ये जो सिचुएशन है इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आप प्लॉट करके दिखा दो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों कार है दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और अल्टीमेटली ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल किया होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन क्या था ये तो आई होप कि पूरा क्लियर हो ही गया होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, राइट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि ये दोनों सिचुएशन को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट कर दो, और इसके बाद यह बता दो कि इन दोनों में से ज्यादा दूरी कौन कवर करता है, यानी कि ज्यादा दूर तक कौन ट्रैवल करता है ब्रेक के अप्लाई किए जाने के बाद। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलिए मैं पहले तो ग्राफ बना दूं आपको, फिर मिलता हूं। अब देखिए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने टाइम एक्सिस बना लिया और वेलोसिटी एक्सिस भी बना लिया, और टाइम एज वेल एज वेलोसिटी को मैं SI यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो U है 52 kmph, इसे मुझे कन्वर्ट कर लेना होगा SI यूनिट में, यानी कि मीटर पर सेकंड में। एंड यू नो वेरी वेल, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसा करने के बाद ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ये आएगा 14.44, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली ये एक अप्रॉक्स में ही होगा। और सिमिलरली इसको भी जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफी छोटी वैल्यू आएगी 0.83, और ऑब्वियसली ये भी अप्रॉक्स में ही होगा। तो सबसे पहले तो हम kmph को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो SI यूनिट है। अब दोनों ही SI यूनिट में है तो हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ये पूरा होल नंबर होता ये दोनों तो थोड़ी सी आसानी होती, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम समझ तो सकते हैं। अब देखो, ये जो वेलोसिटी वाला एक्सिस है इसमें आपको इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर ये ग्राफ पेपर होता तो आप थोड़े आसानी से कर पाते, लेकिन मैं ये व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट तो सेम ही होंगे।
अब जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये टाइम एक्सिस पे है, तो उसी तरीके से ये जो वेलोसिटी वाला एक्सिस है इसमें भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और कहीं ना कहीं 0.83 भी होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये 0.83 है। मैं यहां लिख देता हूं 0.83 है, ठीक है। इससे ऊपर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ओके, तो इस वाले सिचुएशन के लिए ये जो कार 2 है इसके लिए वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वाला इतना हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। बिल्कुल 0 तो ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 होगा, लेकिन इतने से इतने आने में वो समय कितना ले रहा है, 10 सेकंड्स का ले रहा है। तो 10 सेकंड्स कहां है, देखो यहां है। तो आपको ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना होगा, आपको स्केल से करना होगा। तो चलिए मैं अभी एक रफली ही बना देता हूं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने ब्लू से बनाया ये सेकंड वाले के लिए बनाया, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इतनी, फाइनल वेलोसिटी 0 और इतना होने में समय कितना लग गया, 10 सेकंड्स का लग गया, राइट। अब चलिए हम सेम काम कर लेते हैं कार 1 के लिए। कार 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 14 पॉइंट, चलिए मैं इसको मान लेता हूं यहां 14.44 मान लेते हैं इसको। ये है इनिशियल वेलोसिटी फॉर कार 1 और ये 5 सेकंड्स में रुक जाती है, ठीक है, यानी कि 0 अचीव कर लेती है 5 सेकंड्स में। तो आप इसको थोड़ा ठीक से बना देना, मैं तो अभी ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो भी है ये स्ट्रेट लाइन है, इतना तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। ओके, आई होप थोड़ा क्लियर है। तो ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है वो ये वाला है, कार 1 के लिए है, और जो ये ब्लू से मैंने बनाया है ये कार 2 के लिए है। आई होप इतनी तो प्रेजेंटेशन क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, क्योंकि हमने ग्राफ में इसे प्लॉट कर लिया, राइट, कार 1 और कार 2 के लिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। इनफैक्ट कि आप ऑब्वियसली दोनों का निकालोगे और फिर उससे ही तो जज करोगे। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कार 1 और फिर कार 2 कितना किया होगा, दोनों को आप निकाल लोगे, फिर आप जज कर सकते हो कि कौन ज्यादा किया, किससे ज्यादा किया और कितना ज्यादा किया। ये तो फिर इजीली दे सकते हो, आंसर आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपने ग्राफ बनाया है तो बेहतर होगा ग्राफ देख करके ही आप आंसर करो। हो सकता है क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि आप ग्राफ देख करके आंसर करो, हो सकता ना भी हो, लेकिन क्योंकि आपने ग्राफ बना लिया तो ग्राफिकल कंसेप्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो ये सॉल्यूशन ज्यादा टेक्निकल माना जाएगा। ऐसे तो इसको आप वो जो 3 इक्वेशंस आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा वाला था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उन तीनों को भी यूज करके आप s की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। s का मतलब है डिस्टेंस। जैसे कि पहले तो आप इसे यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो मैं ये कंसेप्ट भी दे देता हूं। इस फॉर्मूला को जब यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू, राइट ना, सही है। जब a का वैल्यू मिल जाएगा तो आप s फाइंड कर सकते हो इससे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो आपके पास u है, आपके पास t है, हाफ तो है ही, a यहां आपने निकाला, t तो आपके पास था ही। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप s निकाल सकते हो। मान लो यहां s आया कुछ और उस केस में भी s आया कुछ। फॉर एग्जांपल चलो ना, यहां मैं कर देता हूं 12 कर देता हूं, यहां 17 कर देता हूं, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आप जज कर सकते हो ना कि कौन ज्यादा दूर ट्रैवल किया, तो ऑब्वियसली ये किया। चलो ये तो मैंने ऐसे ले लिया ना, अब एग्जैक्टली हम लोग फाइंड कर लेंगे कि कौन कितना ट्रैवल किया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसे चलो मिटा देता हूं और ग्राफिकल अप्रोच देता हूं। ग्राफ के हेल्प से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं। तो चलो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं। तो इस ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके ये जो 1 वाला है वो ब्लैक वाला था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, कुछ नाम दे दें क्या, तो चलो मैं नाम दे देता हूं ए, इसको ओ ही रहने देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा जब ग्राफिकल कंसेप्ट को वहां देखा होगा आप, और नहीं भी देखा है तो अब जान लो। जब भी कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और किसी भी बॉडी की जो ग्राफ लाइन है वो दी होगी, तो उसके हेल्प से जो एरिया बन रहा होगा
उसकी अगर एरिया फाइंड कर लोगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अल्टीमेटली डिस्टेंस होगा। तो देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी नहीं, एओबी। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये तो आप सब जानते हो, हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू ये है, और ये कितना है देखो तो 14.44 है। बहुत ही सिंपल है। अब बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 36.1 आएगा। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मीटर लिखना होगा। तो कार 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 36.1 मीटर का है। अब चाहो तो उस तरीके से भी फाइंड करके देख सकते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज करो, उसके बाद s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ये तो था कार 1 के लिए। अब ऐसा करते हैं कार 2 के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कार 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो तो मैं यहां फाइंड कर देता हूं, ठीक है। तो कार 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस वाले केस में नाम बताइए क्या होगा, चलिए इसका नाम x दे देते हैं, o दे देते हैं, और इसका नाम y दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल XOY हो जाएगा क्या, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हाफ इंटू, बताइए इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 0.83। और जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा 4.15 मीटर। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा कि ये जो फर्स्ट कार है ये इतना मीटर ट्रैवल करता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और ये जो कार है यानी कि सेकंड जो कार है ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4.15 मीटर ट्रैवल करता है। तो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि कार 1 जो है ये पहले रुक जाती है, बावजूद इसके ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, जबकि कार 2 काफी देर से रुकती है, 10 सेकंड्स के बाद रुकती है, लेकिन वो डिस्टेंस कम ही कवर करती है। इसका वजह क्या है, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी इसकी कम थी, राइट ना। तो क्वेश्चन अब कुछ भी पूछा गया हो, जैसे कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप आंसर कर सकते हो, या फिर कौन ज्यादा किया इसका भी आप आंसर कर सकते हो, या फिर कौन कितना ज्यादा किया, तो दोनों को माइनस करके आप आंसर कर सकते हो। तो आई होप कुछ भी पूछा जाए आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबके आंसर आप कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दी हुई है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ग्राफिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं ये ग्राफ आखिर कहना क्या चाहता है। बिल्कुल साधारण तरीके से पहले हम इसको समझेंगे, फिर ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो यहां 3 बॉडीज या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ये दी हुई है, जिसका नाम मेंशन किया गया है A, B और C। और ये जो ग्राफ है ऑब्वियसली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। और ये चीज तो क्लियर होता है कि देखो जब भी कोई बॉडी, मान लो कि ये 3 बॉडीज हैं, ये सारे बॉडीज अगर स्टार्ट हो तो यहां 2 चीज देखना होगा, क्या ये सारे बॉडीज एक ही समय स्टार्ट हुई है, राइट। और दूसरा ये देखना होगा कि क्या ये सारे बॉडीज एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी ना। आप और आपके फ्रेंड मान लो साइकिलिंग या बाइकिंग कर रहे हो, राइट। तो यहां 2 सवाल होता है कि दोनों एक ही समय पे साइकिलिंग या बाइकिंग स्टार्ट किए हो, या दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या दोनों एक ही पॉइंट से अपनी जो जर्नी है स्टार्ट किए हो, या दोनों की पॉइंट ही अलग अलग थी। ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकली इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, ठीक है। टाइम पे कहीं भी एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना लिया। अब मान लो एक जो कार है उसकी, कार या बॉडी, उसकी ग्राफ ऐसे है, दूसरे वाले की ग्राफ ऐसे है, तीसरे वाले की ग्राफ ऐसे है, चौथे वाले की ग्राफ ऐसे है। तो इन चारों की जो ग्राफ को देख करके हम ये बता सकते हैं, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग ये जो पॉइंट है इसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि सारे के सारे एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये तरीका होता है, अगर टाइम देखो ना सिंपल है कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो जब ये सारे जो बॉडी अपनी जर्नी शुरू की होगी तो सबके लिए ये समय 2 हो रहा होगा, बाकी यूनिट वगैरह जो है सो है वो तो देख ही लेंगे। तो इस तरीके से आप टाइम को केयर कर सकते हो। अब सवाल है डिस्टेंस, कि क्या सारे सेम पॉइंट से अपनी जर्नी को शुरू किए थे। तो इस चीज को आप ऐसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इस चीज को देखो, आप डिस्टेंस के
ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो, एक यहां से स्टार्ट, इसकी ग्राफ, एक की ग्राफ ऐसे है, दूसरे की ग्राफ ऐसे है, तीसरे की ग्राफ ऐसे है, चलो चौथे की ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो नाम भी दे देते हैं ABCD। तो ये जो ग्राफ है इससे ये क्लियर होता है कि A, B और C ये तीनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी, जबकि ये जो है ये किसी और पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी। इसको आप काफी इजीली समझ सकते हो। मान लो यहां 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो A, B और C जो भी रास्ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं, हम इसको बेस पॉइंट मान लेते हैं कि हम काउंट यहां से शुरू करते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस पॉइंट से A, B और C तीनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, राइट ना। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये इस पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका थोड़ा पहले था। तो स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग टाइम जो है ये दो अलग अलग चीज है। अच्छा, टाइम की अगर बात करें तो क्या ये चारों जो है ये अलग अलग समय पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सबसे पहले जर्नी ये स्टार्ट करता है। देखो ना, समय में समझ रहे हो ना कि ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले ये अपनी जो जर्नी है वो शुरू करता है, उसके बाद ये करता है, उसके बाद ये करता है, और ये उसके बाद भी करता है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। तो इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर होता है कि इन तीनों जो बॉडीज हैं इसके जो स्टार्टिंग टाइम है, मैं समय की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग टाइम सेम है जिसको 0 कंसीडर किया गया है। किसी भी टाइम को आप 0 कंसीडर कर सकते हो। तो इन तीनों ही ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग टाइम है वो 0 है, ठीक है, 0 माना गया है उस चीज को, ओके। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबकी अलग अलग है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो ये जो कार है या ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसका नाम B दिया गया है, ये जहां कहीं से भी स्टार्ट होता है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो इस ट्रैक की जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं इसी को मान लेता हूं। तो इसकी जो नाम है ये कार B है और ये 0 किलोमीटर है, यानी कि यहीं से जर्नी शुरू होती है इसकी। अब दूसरा जो कार है या बॉडी है ये देखो जिसका नाम C दिया गया है, ये थोड़ी दूरी में खड़ी होती है और वहां से अपनी जर्नी को ये शुरू करती है। तो चलिए मैं यहां मान लेता हूं और इस कार का नाम एज पर द क्वेश्चन C है, ठीक है। लेकिन यहां से ये कितनी दूरी पे है फिलहाल हमें ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है, हम पता कर लेंगे, अभी आपके सामने कर लेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन अभी इस ग्राफ से मालूम चल गया है कि 4 किलोमीटर से तो ये कम है, लगभग हाफ है उसका, राइट ना, ओके। अब जो तीसरा कार है जिसका नाम हम दिए हैं A, ठीक है, कार या ऑब्जेक्ट, तो ये आप देख सकते हो इससे भी दूरी में खड़ी है ये। तो ये तीसरा जो कार है जिसका नाम इनफैक्ट A है उसे मैं यहां खड़ा कर देता हूं, नाम भी दे देता हूं A, ठीक है। ये दूरी कितना है मुझे फिलहाल नहीं मालूम है, चलिए इसका नाम दे देते हैं A, ओके। और ये जो दूरी है कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको हम लोग पता लगा लेंगे, ये काफी आसान है, ओके। इसके लिए आपको इस ग्राफ में रेफर करना होगा। देखो यहां से यहां तक जो है ये 4 यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट ना। ये जो भी दूरी है इसको 4 किलोमीटर माना गया है, ये चीज तो क्लियर है, ओके। तो अब सवाल है ये जो एक स्क्वायर है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपको ये पता लगाना है। तो इट्स वेरी सिंपल, चलिए इस चीज को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये 0 है, ये 4 है, तो पहले काउंट कर लो इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट ना। तो मैं बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सबको मैं x मान लेता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबको x मान लेता हूं, अच्छा ये 4 था, ठीक है ना, सबको मैंने x मान लिया। तो बताओ x प्लस x यानी कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 यूनिट हो जाएगा क्या। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 4/7, यानी कि ये जो छोटे वाले स्क्वायर है या फिर ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है ये 4/7 यूनिट्स की होगी, यानी कि यूनिट्स क्यों, किलोमीटर आप लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहां किलोमीटर तो दी हुई है। ये जो है ये पूरा कितना है 4 किलोमीटर है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। यहां एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है, जब इसको मैं जूम करके इसका प्रिंट आउट निकाला हूं तो ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। देखो मैं कंसेप्ट तो 100% आपको सही दे रहा हूं, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो C है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली इस लाइन से है या फिर थोड़ा नीचे है। अब ये ग्राफ पेपर पूरा एग्जैक्ट होता, मतलब ओरिजिनल ग्राफ पेपर होता है, कुछ ऐसा ग्राफ पेपर आप सबको मालूम है, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर पाते, लेकिन इस ग्राफ में मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो मुझे लगता है ये यहां से ही स्टार्ट हो रहा होगा। बट ध्यान दीजिएगा, अपने बुक में आप रेफर कर लीजिएगा, और ये एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बना होता तो हम एग्जैक्ट बता पाते। खैर जो भी हो, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस नजर ऐसा आ रहा है या प्रिंट की मैं प्रॉब्लम मानूं, तो खैर जो भी हो मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट हुई है। तो देखो आप 1 2 3 4 यूनिट्स हो गए। तो एक जो ये है एक, उसका कितना डिस्टेंस हो गया 4/7। तो इस तरीके से 4 के बदले क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/7। यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि ये जो नेक्स्ट कार है दैट इज कार सी, ये स्टार्ट होती है 16/7। ये जो डिस्टेंस हो गई है इसकी, ठीक है। और जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 2.28 आएगा, राइट ना। तो इतने ये ऑब्वियसली किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड कार है दैट इज कार सी या बॉडी सी, ये इससे 16/7 दैट इज 2.28, ठीक है। ये डिवाइड तो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। इतने किलोमीटर की दूरी पे ये कार रुकी हुई थी। अब बात कर लेते हैं कार ए की, जो हमारा थर्ड कार है, बट नाम ए दिया गया है, कार या ऑब्जेक्ट जो भी आप कहो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो सेम इसके साथ भी थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है जब जूम करके इसको देखें हम। तो खैर जो भी हो मैं मान लेता हूं यहां, बाकी आप थोड़ा सा नीचे मानना चाहते हो तो मान सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिनल ग्राफ पेपर नहीं है तो मुझे यही मानना बेहतर लग रहा है। तो मैं देख लेता हूं ये कितनी दूरी पे है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए। तो इस हिसाब से कितना हो गया, एक का वैल्यू था 4/7 और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 44/7 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाली, ये कितनी है 44/7 है। चलिए मैं आपके लिए यहां लिख भी देता हूं। देखो मैंने लिखा 44/7 ऑब्वियसली किलोमीटर होगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 6.28 आएगा, ठीक है। तो इतने किलोमीटर। तो चलिए इस चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी कार ए जो है वो कार बी से 6.28 अप्रोक्सीमेटली इतने किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं, ठीक है। ये तीनों कार की पोजीशन तो हम बिल्कुल जनरल तरीके से समझ ही चुके हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये तो मैंने इस चीज को समझा दिया। हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली ग्राफ देख करके आंसर कर सकते हो, बट पूरे डिटेल में हम चीजों को समझना चाहते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखो किसी एक ट्रैक में कार बी पहले यहां खड़ी है, उसके बाद थोड़ी दूरी पे, एक्जेक्टली इतने दूरी पे कार सी खड़ी है, और फिर जो कार ए या बॉडी ए है वो इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट ना। अब इन तीनों बॉडीज या कार को कमांड दिया जाता है स्टार्ट होने के लिए, तो ये तीनों जो है वो चलना शुरू कर देता है, राइट ना। अब क्या होगा, हो सकता है कि अगर तीनों की स्पीड सेम हो तो जाहिर सी बात है ये कभी इससे आगे नहीं निकल पाएगा और ना ही ये इससे आगे निकल पाएगा अगर तीनों की स्पीड सेम है। तो अगर इसको इन दोनों से आगे निकलना है तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब मुझे बताओ ना कि ये वाली कार को अगर इन दोनों से आगे निकलनी है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तब तो ये इससे आगे निकल पाएगी, अदरवाइज आगे कैसे ये निकल पाएगी। चलिए इतना तो मैंने समझा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इस ग्राफ को देख करके आपको ये आंसर करना है कि इन तीनों में से किस बॉडी या किस ऑब्जेक्ट या किस कार की स्पीड सबसे ज्यादा है, आपको ये आंसर करना है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो स्पीड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्लोप, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या है, देखो ये डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, ठीक है। अब स्लोप का मतलब यही है कि स्लोप का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग तो ऐसे ढलान आप बोल सकते हो, और मैथमेटिक्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं tan थीटा होता है, बट चलो उससे जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, तो ये जो ग्राफ लाइन है ना, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है, इसकी स्लोप और ज्यादा है। तो इस एंगल को देख करके आप स्लोप को आंसर कर सकते हो, या कॉमन सेंस जो ढलान आप समझते हो जिस चीज को, ये रोड है तो इसकी ढलान कम होगी, इसकी तुलना में इसकी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा हो जाएगी, तो दैट इज एक्चुअली स्लोप हो गया, ठीक है, कि कौन कितना ज्यादा टिल्ट है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
तो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डायरेक्टली स्लोप को देख करके ही आप आंसर कर सकते हो। फिर से एक बार इस चीज को देख लो। ऑब्वियसली यहां मैं अगर ये दो ग्राफ बनाया हूं तो ये जो बॉडी, इसका नाम ए देता हूं, इसका नाम बी देता हूं, तो ए की स्लोप आप देख सकते हो कम है, इसकी स्लोप आप ज्यादा देख सकते हो, स्लोप या एंगल ही आप देख लो। तो जिसकी ये जो एंगल ज्यादा होगी ना ये टाइम एक्सिस के साथ, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और जिसकी ये वाली एंगल कम होगी उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल टाइम एक्सिस के साथ कौन बना रहा है? तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एंगल बी ही बना रहा है। ऐसे भी देखो ना यहां कि बी जो है टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है। अब बात करें कि ये सी कितना बना रहा है, तो टाइम एक्सिस को ऐसे आपको पहले समझ लेना होगा। यहां से एक लाइन इमेजिन करो, मतलब कि इसको ऊपर ले आओ, यहां से इमेजिन करो और इस एंगल को देखो, तो ऑब्वियसली ये एंगल कम लग रहा होगा, ये एंगल तो खैर और भी ज्यादा कम है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो बॉडी बी है या ऑब्जेक्ट बी है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। तो देखो, दो अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? एक ये है, एक ये है। तो स्टेटमेंट तो मैं क्लियर कट आपको कर ही चुका हूं कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बशर्ते ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होनी चाहिए, और इसकी स्पीड कम होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये जो डिस्टेंस, ये जो मैंने लेंथ लिया है, इसको मैं 1 मिनट का देता हूं, ठीक है? कि ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इस 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको आप कुछ ऐसे कर सकते हो, ऊपर ले जाओ, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको फिर इधर ले आओ, तो आप देखोगे ये कितना है, और फिर इतना ही जो लेंथ है इसको फिर से आप यहां ले लो, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट करना होगा, और इसको फिर ऊपर लेकर के आओ, और आप देख सकते हो, आप देखोगे कि ये ज्यादा है, ये कम है। तो यहां तो मैंने रफली बनाया, आपके लिए मैं एक फेयरली बना के रखा हूं, लगभग फेयरली आप बोल सकते हो। तो यहां आप देखो चीजों को, ठीक है? ये जो है इसको ये देखो, और इसको आप यहां समझो, ठीक है? ये टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस एक्सिस, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इसको अगर मैं 1 मिनट आवर सेकंड कुछ भी मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं इसको, तो यहां देखो इतने देर में ये जो बॉडी है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आप और थोड़ा बेहतर तरीके से ग्राफ को बना सकते हो ग्राफ पेपर में, बट समझने के लिए तो मुझे लगता है जो मैंने बनाया है ये काफी है। और इस वाले केस में देखो कि अगर मैं इसे मान लेता हूं 1, तो इतने समय पे ये देखो डिस्टेंस कम ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो चलिए, आई होप मैंने जो स्लोप वाला थ्योरी आपके सामने रखा था उसको मैं बहुत हद तक प्रैक्टिकली भी आपको समझाने की कोशिश की, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो एनी हाउ चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बड़ी बात ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, जो बॉडी बी है इसकी स्पीड ज्यादा है, राइट? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों कार कभी जाकर के एक ही पॉइंट पे मिट होती है क्या, मिट करती है क्या? अब देखो, अब जब तीनों कार या बॉडी ट्रैवल कर रही है, अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली ये इसको क्रॉस करेगा। सिमिलरली इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा हुई तो ये वाली जो बॉडी है इन दोनों को ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। बट इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि तीनों एक ही पॉइंट पे मिले। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन क्या होगा, देखो तीनों स्टार्ट हुआ, मान लो ये वाली कार यहां पहुंच गई, ठीक है? और ये भी कार चल रही थी और ये भी कार चल रही थी, और ये कार चलते चलते इसको क्रॉस की इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है? और ये इसको इसके पीछे आ रही है, लेकिन इसके पीछे आते आते ये वाली कार आगे निकल गई, और फिर मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ये जो कार है इस वाले कार को, थर्ड कार को क्रॉस करके आगे निकलती है, और ये कार भी आगे निकल चुकी है, और क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी वो तो इसको भी क्रॉस करेगा, तो इसको ये क्रॉस मान लो इस पॉइंट पे करता है और फिर आगे निकल जाता है। तो आप देख सकते हो ना कि तीनों एक ही पॉइंट पे कभी नहीं मिला है। ओके, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि क्या तीनों किसी कॉमन पॉइंट पे मिलता है क्या? तो ये ग्राफ देख करके आप आंसर कर सकते हो कि तीनों जो है किसी कॉमन पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, राइट ना? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए ये वाले कंसेप्ट भी आपके ज्यादा काम आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सी, कार सी जो है या बॉडी सी जो है वो कितना ट्रैवल कर लिया था जब बी ए को पास किया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना।
ये वाली जो सी नाम की जो बॉडी है ये कितना दूरी ट्रैवल कर लिया होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा। तो आप यहां से भी समझ सकते हो, आप यहां से भी समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सी बॉडी सी क्या है, ये है। तो ये सी कितना ट्रैवल कर लिया होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा, राइट ना। तो बी ए को क्रॉस कब करता है ये पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे बी ए को क्रॉस करता है, जैसा कि मैंने एक डॉट दे दिया है। तो इस पॉइंट पे जो बी है वो ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ठीक है। बी ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ये पॉइंट कहीं और होगा और मान लेते हैं यहां होगा, क्योंकि कार तो तीनों चल रही है या बॉडी तीनों चल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो बी है वो ए को क्रॉस करता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो यहां मैंने ग्राफ में इस चीज को रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो ये भी हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यहां आ जाओ और फिर ये काउंट करके हम बिल्कुल बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। खैर चलो उसको नहीं निकालते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा वो समय क्या रहा होगा जब बी ए को क्रॉस किया होगा। तो इसके लिए आपको यहां से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखो मैंने एक लमसम लाइन ड्रॉ कर दिया नीचे, ठीक है। तो जो भी हो इस समय, ये जो भी समय था, इस समय कार बी या बॉडी बी बॉडी ए को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। बट सवाल यह है कि उस समय बॉडी सी ये कहां होगी, ये आपको पता लगाना है, यानी कि कितने डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुकी होगी। तो देखो मान लो इस पॉइंट पे बी ए को क्रॉस करके आगे निकल रहा होता है, लेकिन इसकी पोजीशन भी तो कुछ और होगी। तो पता नहीं मुझे कहां, यहां 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 कहां होगा, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट यही आपको पता लगाना है कि इसकी पोजीशन कहां थी। तो चलिए इस चीज को कैसे आप पता लगा सकते हो। तो पहले तो हमने ये समय तो निकाल ही लिया, अब देखना पड़ेगा इस टाइम पे कार सी ये कहां था। तो ऑब्वियसली इससे ऊपर आ जाओ और यहां देखो, तो कार सी यहां था। अब देखो थोड़े बहुत अगर आप दूसरे सोर्स में आंसर देखोगे तो आंसर पे पूरा यकीन मत करना, कंसेप्ट पे ज्यादा यकीन करना, क्योंकि देखो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है और पहले ही मैंने समझा दिया कि ये ग्राफ जो एनसीईआरटी के बुक में मैं देख रहा हूं, आप भी देख सकते हो, ये बहुत प्रॉपर ऐसे ग्राफ पेपर में बने हुए नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, और इतने मोटे लाइन है तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, मतलब थोड़े बहुत तो एरर आएंगे ही आएंगे। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां है, ठीक है, इस पॉइंट को, इससे यहां है या थोड़ा सा नीचे है तो डिपेंड करता है, खैर जो भी हो। तो इसको मैं इधर इस तरफ प्लॉट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो कि ये कहां मिल रहा है, तो 8 पे आकर के मिल रहा है, यानी कि इस नंबर लाइन पे या जो भी हमने ट्रैक बनाया है इसमें जहां कहीं भी, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे होगा, तो कहीं क्या होगा, 8 भी होगा। तो जहां कहीं भी 8 होगा वहां ये तीनों कार सी रहा था जब बी ए को क्रॉस किया। ये दोनों बी और ए है, राइट ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलिए थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं। ये कार बी, ये कार ए या बॉडी ए, और ये जो है सी है, ठीक है। तो जब बी ए को क्रॉस किया होगा उस समय ये सी मान लेते हैं यहां था, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर का है। तो चलिए इस चीज को मैं लिख लेता हूं 8 किलोमीटर का। तो अब सवाल है 8 किलोमीटर, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार सी जो है वो 0 से तो अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं किया है, वो तो स्टार्ट यहां से किया है। तो सवाल है कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो एक्चुअल जो आंसर है वो ये डिस्टेंस होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगी ये वाली एक्चुअल आंसर होगी, राइट ना। तो ये कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली 8 माइनस दिस, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर माइनस ये। अगर डेसिमल में लेना चाहते हो तो आप इसको ले लो, अदरवाइज ये कितना है आपको मालूम ही है, 16/7 है, राइट ना। तो इस आंसर को भी आप लेकर के काम कर सकते हो। ऑब्वियसली किलोमीटर में आंसर होगा तो एलसीएम ले लो, ये दे देगा आपको 56 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, 40/7 किलोमीटर। और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 5.71 लमसम यही आएगा। तो चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है। अप्रॉक्स में आप लिख लेना 5.71 किलोमीटर कर लेते हैं इसको, ठीक है, और अप्रॉक्स लिख लेते हैं, ओके। तो जो बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है एज पर दिस ग्राफ, ये ग्राफ जितना भी सही है उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि कंसेप्ट पे ज्यादा गौर करना। अब मान लो कोई सॉल्यूशन निकालता है और
ये जो लेंथ है इसको 8 ना मान करके 8.0001 मान लेता है, तो उसके हिसाब से अब ये माइनर अंतर तो आ ही जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो यह है नहीं, ऐसे ग्राफ में बनाएंगे और इतने मोटे मोटे लाइन ड्रॉ किए गए हैं तो ये तो एरर आएंगे ही आएंगे, तो इस पे ज्यादा आर्गुमेंट हम लोग नहीं करते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है और ये क्या आपसे पूछना चाहता है। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, बी कितना ट्रेवल कर लिया होगा जब ये सी को पास कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जब कार बी या बॉडी बी ये बॉडी सी को क्रॉस किया था तो उस समय बॉडी बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। ठीक है, तो देखो ये बी है ये सी है, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं सी यहां आ गया और ये इसका पीछा करते हुए यहां इसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो जब बी सी को क्रॉस किया था तो उस समय जो बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, ये आपको फाइंड करना है। राइट ना, तो इसके लिए फिर से पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहां किया है। तो एज यूजुअल ग्राफ देख करके मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ग्राफ देखो ये बिल्कुल शार्प हो ऐसे कुछ हो तो हम तो बता सकते हैं एक हद तक कि यहां इंटरसेक्ट किया, लेकिन ये मोटी लाइन हो, देखो ये लाइन थोड़ी सी मोटी हो और थोड़ा सा ऐसा भी हो, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ हो, या इसको ऐसे मानो और इसको ऐसे मानो, तो हम बहुत एग्जैक्टली नहीं बता सकते। थोड़े बहुत के तो फर्क आ ही जाएंगे कि ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ की प्रॉब्लम है। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखना। तो मुझे बताओ ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने बुक को देख करके, या जो फिगर अगर ये ठीक ठीक नजर आ रहा है तो इसी को देख करके बताओ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे, लेकिन ये ग्राफ देखना ये थोड़ा सा एरर बना हुआ है, जहां यहां से ग्राफ स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया गया है। तो जो भी है ग्राफ के साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही, तो मैं मान लेता हूं, चलो क्या मानूं, 9 मानो या 10 मानो, चलो आप तो कुछ कमेंट कर ही देना। मैं ऐसा करता हूं ना, इसको 9 मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब अगर 9 मान लूं कि यानी कि यहां इंटरसेक्ट है, यहां कर रहा है या यहां कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, और एनसीईआरटी तो आंसर इसका पीछे दिया नहीं है, तो इसलिए हम आंसर देख करके भी समझ नहीं सकते हैं कि क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, लेकिन आप मत घबराना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो वहां ग्राफ बिल्कुल सही सही बना हुआ होगा, यानी कि सही ग्राफ पेपर पे वो बना हुआ होगा, तो आप उसको देख करके ये काफी इजीली समझ जाओगे कि इंटरसेक्ट कहां किया है। तो मैंने यहां मान लिया, ठीक है। और 9 और 10 जो मैं बोल रहा था ना कि देखो ये क्या, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और अगर ऊपर मानता तो ये 10 हो जाता, बस इतने का फर्क आता। तो फिलहाल मैं 9 ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं तो मैं मान लेता हूं 9 में आकर के ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उसे। तो जब ऑब्जेक्ट बी सी को क्रॉस किया था तो वो इस दूरी को ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा। अच्छी बात ये है कि बी जो है ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमको माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो बस हमें ये पता लगा लेना है ये कितना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो एक बॉक्स का मतलब क्या था, हमने तभी फाइंड किया था 4/7, और ऐसे ऐसे टोटल 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर कोई 10 मानता है तो आप बस ये कर लेना, कोई यहां आर्गुमेंट करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, तो 10 आप लिखते। अगर कोई बोलता नहीं 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 ये तो 9.7 है तो भी बहुत अच्छी बात है, आप 4/7 इंटू 9.5 लिख लेते, ठीक है। अगर कोई बोलता नहीं ना ही ये 9 पे मिल रहा है ना ही ये 10 पे मिल रहा है, ये तो 9.5 पे मिल रहा है, तो आप इसको ले लेते। मैंने कंसेप्ट पूरा आपको दिया, ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, मैं 9 मान करके काम चलता हूं, बल्कि तीनों काम आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 7, और अब इन दोनों को डिवाइड दोगे तो ये लगभग 5.14, क्योंकि नीचे 7 है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, 1428 ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो हम इसको फाइनली 5.14 ही मान लेते हैं किलोमीटर के साथ, और ये अप्रॉक्स आंसर मैं श्योर लिख दूंगा, ठीक है, ताकि ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो ही ना, तो अप्रॉक्स आप लिख लेना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन आपको क्लियर होंगे, और इस तरीके से चारों क्वेश्चन हमने बनाया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन है क्या। पहले रफली समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए एक बॉल होता है या स्टोन, कुछ भी हो सकता है ये। इस बॉल को आप ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे ले जाते हो और यहां से आप ड्रॉप करते हो, राइट। अब ड्रॉप करते हैं तो बहुत कुछ हुआ होगा इसमें, तो उसमें से कुछ कुछ फैक्टर्स गिवन है और कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है, बस मिला जुला करके क्वेश्चन यही है। अब डिटेल में बताता हूं क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो देखो फिगर मैंने यहां बना रखा है, कुछ डिटेल्स भी मैंने यहां लिख रखा है, सारी बात बताता हूं। देखो मान लो इस पॉइंट पे ये बॉल है, तो क्योंकि यहां ये रेस्ट में था तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये हाइट कितने का होगा, 20 मीटर का होगा। जब यहां ले गए
तो इस बॉल में एक्सेलरेशन लग रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो कुछ और नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट ना। तो ये डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो नियर अबाउट 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप आगे पढ़ोगे या शायद आप जानते भी होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो आपको यही लेना है। ओके, अब आगे क्या है इस चीज को चलिए मैं समझाता हूं। तो गिवन क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट या डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर का, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये गिवन है। और आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये बॉल जब नीचे आ रहा था तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को किस वेलोसिटी के साथ ये हिट करता है वो वाली वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। और एज वेल एज ये जो टाइम लगा होगा ऊपर से नीचे आने में, वो टाइम भी आपको फाइंड करनी है। बस यही है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को काफी इजीली बना सकते हो, तो चलिए देखिए क्या फाइंड करना है, क्या ये मैंने सब कुछ तो मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला उन तीनों में से, यानी कि वो तीनों फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, उसमें से हम यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूला को, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 10 और s की वैल्यू है 2020। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 400, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू 400। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, यहां आप चाहो ना तो सारे पॉइंट्स पे आप यूनिट्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी जो यूनिट है, जैसे कि इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो डाल दो, इसकी मीटर है वो डाल दो, और सब कुछ को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल यूनिट होगा वही आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2020 और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए हमने इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया, यानी कि ये वो वेलोसिटी था जो बॉल ने अचीव किया होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले ये इसकी जो बॉल की जो वेलोसिटी रही होगी ये 20 मीटर पर सेकंड की रही होगी। अब आपको फाइंड करना है टाइम। अब ढूंढना पड़ेगा कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है टाइम फाइंड करने के लिए। तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, और इसके हेल्प से आप t को डेराइव कर सकते हो। t के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ v इज 20, यहां से हम ले रहे हैं, माइनस u की वैल्यू 0 और एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो ऑब्वियसली 2 सेकंड्स आ रहा है, तो टाइम की जो वैल्यू होगी वो 2 सेकंड्स की होगी, यानी कि इस बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में समय लगेगा 2 सेकंड्स का। तो चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। ऐसे एक चीज और बताना चाहूंगा जिसे आप ग्रेविटेशन चैप्टर में तो काफी डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो फर्स्ट लेसन आप पढ़ रहे हो यहां भी कुछ हद तक आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के ही आप सब कुछ नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल वाले केस में, इसके अलावा आपको अपने कॉमन सेंस भी यूज करना होगा। तो एक एडिशनल पॉइंट आपके ब्रेन में मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जब बॉल या कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, राइट ना। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब उस केस में इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन लग रहा होगा। और जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है, जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो उस केस में फिर से इसमें एक्सीलरेशन लग रहा होता है, बट वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में नहीं होता है, वो नेगेटिव में होता है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, राइट ना। जैसे कार वाले केस में तो ये क्लियर था ना कि एक्सीलरेशन दिए तो वो क्या होगा कि एक्सीलरेशन वहां पॉजिटिव में होगा, और जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव में होगा। लेकिन बॉल वाले केस में क्या होगा, तो सिंपल है, जब ये ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, और जब नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को भी आप अपने ब्रेन में ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, और यहां भी ग्राफिकल अप्रोच को ही रखा गया है। तो ग्राफ को पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए ग्राफ आपके सामने है, ऑब्वियसली ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, और किसी एक बॉडी के मोशन को यहां रिप्रेजेंट किया गया है, और स्पीड और टाइम ग्राफ है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो क्या आप समझ सकते हो इस ग्राफ को देख करके? तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो जहां तक ये ग्राफ कर्व है, अब खुद देखना कर्व कहां तक है, मुझसे बेहतर आप देख सकते हो इस चीज को, क्योंकि यहां कुछ भी टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद बेहतर देख लो कि ग्राफ ये कर्व कहां तक है। तो जहां तक भी कर्व है, मुझे लग रहा है ये 6 तक है, या फिर शायद 6 पॉइंट यहां तक है, इस पॉइंट तक कर्व है। तो जहां तक भी ये कर्व है, आप और बेहतर है जूम करके इसको देख लो, तो जहां तक भी ये कर्व है वहां तक इस बॉडी की जो स्पीड है
वो नॉन यूनिफॉर्म रही होगी, यानी कि स्पीड बदल रहा होगा। देखो भाई, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो इतनी रही होगी जो भी है, इसको हम देख सकते हैं। थोड़े से दूर जाने के बाद उसकी स्पीड देखो बढ़ गई, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो स्पीड आप देख सकते हो लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड इतनी थी और इस पॉइंट पे अगर देखें तो स्पीड इतनी है। इसी चीज को आप थोड़ा सा केयरफुली समझने की कोशिश करो। इस पॉइंट पे 2 में मैं बात कर रहा हूं, स्पीड कितनी थी, इतनी। जो कुछ भी है यहां आप इसको देख सकते हो, निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ये निकालने का तरीका भी बताया था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, तो ऊपर आओ, फिर इधर आप देख लो जहां कहीं भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 2 के तुलना में पॉइंट इस पॉइंट पे 4 पे, यानी कि इस पॉइंट से मेरा मतलब है यहां इसकी स्पीड ज्यादा थी, सही है ना। तो इसकी स्पीड लगातार लगभग यहां तक, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि मैं श्योर नहीं हूं इस ग्राफ को लेकर के, तो जहां तक भी ये कर्व है वहां तक तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना कि ये वाला आर्क थोड़ा सा कम है तो यहां स्पीड बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, नहीं, लगातार इसकी स्पीड यहां तक बढ़ रही है। आप नोट, इस चीज को अगर समझना चाहते हो तो फिर से वैसे ही समझ लो। इस पॉइंट पे देखो स्पीड इतनी थी, इस पॉइंट पे देखो स्पीड इतनी थी, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ चुकी है। तो लगातार 0 से लगभग 6 तक इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अब सवाल है 6 या फिर यहां से इसकी स्पीड क्या होती है, तो आप देख सकते हो, बहुत ही इजीली ऑब्जर्व करो। मान लेते हैं इस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड इतनी थी, ठीक है। तो यहां मैं देखो फिंगर रख लेता हूं, और इस पॉइंट पे कितनी है इसकी स्पीड, उतनी ही है। तो ये जो स्ट्रेट पाथ जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन से मेरा मतलब क्या है कि इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है, ये स्पीड टाइम ग्राफ में ये चीज काफी क्लियर है कि लगभग 0 से 6 तक। मैं फिर से बताना चाहूंगा, लगभग क्यों बोल रहा हूं कि मैं खुद श्योर नहीं हूं कि इसके बाद ये कर्व है कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है, तो मैं बेहतर यहां तक बोलना चाहूंगा। खैर जो भी हो, ये तो नॉन टेक्निकल चीज है, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करेंगे। तो लगभग 0 से 6 तक, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। और 6 के बाद जहां तक भी यहां शो किया गया है, एटलीस्ट वहां तक तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट होती है। ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे यहां 2 सवाल आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब समय 4 हो रहा होगा, अच्छा ये सेकंड में है, तो जब समय 4 सेकंड्स का हो रहा होगा तो उस समय ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा। डिस्टेंस पूछा गया है, स्पीड नहीं पूछा गया है। तो स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आपने ग्राफिकल वाले कंसेप्ट में पढ़ा होगा, अगर भूल गए हो तो बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं बताने के लिए। देखो, ये स्पीड और टाइम ग्राफ है और एक बॉडी का ग्राफ ये है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं पूछूं कि इतने समय तक ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, तो आपके पास एक तरीका है, यहां से ऊपर परपेंडिकुलर दे दो और ये जो भी एरिया है ना, इस एरिया को फाइंड कर लो। फिलहाल तो ये ट्रायंगल है, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड द एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस तो 2 हो जाएगा, इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो भी लेंथ है ये हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड कर सकते हो, और एरिया फाइंड करने का साफ मतलब है आपने फाइंड किया डिस्टेंस, की बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। बट ध्यान दीजिएगा, जब ये जो पाथ है, ये जो ग्राफ है, ये कर्व हो जाए, तो इस केस में आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये काफी डिफिकल्ट है कुछ ना कुछ मायनों में। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, अगर आगे जाओगे आप, यानी कि क्लास 11-12 में जाओगे, तो इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हो। अब उसके लिए ऑब्वियसली कुछ गिवन होनी चाहिए, बट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, नाम तो आपने सुना ही होगा, क्लास 9th पे आ गए हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन यूज करके हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इंटीग्रेशन जानते नहीं हो। तो अब सवाल है इस लेवल पे हम क्या करें। तो इट्स वेरी सिंपल, इस लेवल पे ना आप ग्राफिकल अप्रोच को यूज करो। ग्राफिकल अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप जूनियर क्लास में शायद 7 में या 6 में कहीं ना कहीं आप ग्राफ यूज किए होंगे और एरिया फाइंड करने के लिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां एक पत्ते का फोटो बना हुआ था, ठीक है, और ग्राफ को देख करके आपको इसकी एरिया फाइंड करनी थी। कुछ याद आ रहा है आपको क्या? तो ये वाली कंसेप्ट आपको यूज करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताते समय मुझे एक चीज बड़ा अजीब लगा। मेरे एक बच्चे हैं जो मुझसे आकर के ये कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हो, एक्चुअली जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो वो बच्चे जो है मुझसे कहा उन्होंने कि जो मैंने यूट्यूब में देखा या जो ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस में मैंने देखा, तो वो सारे अलग ही तरीके से इसको फाइंड किए। अच्छा, उनका तरीका क्या था, देखो मैं पहले बता देता हूं। जो उस बच्चे ने मुझे कहा, बाद में मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो वो सही ही बता रहा था। तो क्या है, इस चीज को मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं,
क्योंकि इसी टाइम के लिए मुझे फाइंड करना है। और अब मुझे अल्टीमेटली ये जो पूरा एरिया है ये निकालना है, राइट ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये कर्व हो गया है तो ये एरिया तो हम निकाल सकते नहीं है। तो बहुत सारे सोर्सेस में, जाहिर सी बात है मैं सारे सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सही भी हो सकता है, बट मैंने जितना भी देखा वो सारे मैंने गलत ही देखे। मैं 100 लिंक यहां दे सकता हूं, एटलीस्ट 10 तो मैंने क्रॉस चेक किया ही किया। तो और ऊपर से वो सारे रेपुटेटेड हैं और बच्चों की कमेंट भी उसमें काफी अच्छे अच्छे आए हैं कि वाह सर आपने तो काफी अच्छा समझाया, क्योंकि आपको ये आसान लग रहा है ना, बट जो चीज आसान है वो सही थोड़ी है। अब देखो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखो ये कर्व है ना तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो यहां से सीधा एक स्ट्रेट लाइन दे दो, राइट। अब स्ट्रेट लाइन दे दोगे तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। अब ट्रायंगल की एरिया तो हम आसानी से निकाल लेंगे ना, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इज हाफ, बेस क्या हो जाएगा 4, हाइट क्या हो जाएगा देखो तो ये 6 हो जाएगा। तो वो फाइंड कर रहे हैं, आप देख लेना, आप खुद भी चेक कर लो, ऑनलाइन सोर्स आपके पास भी है और ये भी ऑनलाइन ही आप देख रहे हो। हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 4 और करस्पॉन्डिंग हाइट कितना हो गया 6 हो गया, तो 2 2 जा और 6 2 जा 12 और 12 आंसर लिख रहे हैं, वो यूनिट मीटर ऑब्वियसली वो भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये स्ट्रेट ही पूछना होता तो एनसीईआरटी आपको कर्व क्यों दिए होते? मैं मानता हूं कि ये ग्राफ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, ये लाइन पतली होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ पेपर ऐसा होना चाहिए, ये सारे चीज को मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं होता है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन मान करके बना दो। मुझे ये देख करके बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कोई कैसे बता सकते हैं, तो ये गलत है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर बिल्कुल 100% वो गलत हो जाएगा। तो खैर जो भी हो, चलिए अब इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और देखो एनी हाउ, अब ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। तो एक तो रास्ता है आपके पास, कैलकुलस यूज कर लो, लेकिन उसे हम यूज तो क्लास 9th में करेंगे नहीं, तो ग्राफिकल अप्रोच जो है उसे हम यूज तो कर ही सकते हैं और एनसीईआरटी आपसे यही पूछना भी चाहता है। तो अब ग्राफिकल अप्रोच कैसे हम यूज करें? तो सबसे पहले देखो ये जो एक स्क्वायर है ना, इसकी एरिया आपको फाइंड करनी होगी और फिर काउंट करना होगा आपको कि यहां टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। नो डाउट यहां हाफ स्क्वायर भी है, तो इसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले तो हम इस एक स्क्वायर की एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम ये पता लगाते हैं कंप्लीट कितने स्क्वायर्स हैं इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसी तरीके से आप कर लेना। मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर देता हूं, मैंने तो ये कई बार लोगों को बताया है इसलिए मुझे ये याद है, लेकिन फिर भी आपके सामने इस चीज को मैं रख देता हूं, ठीक है। मैं कंप्लीट वाले को ही सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं और जो इनकम्प्लीट वाला है उसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ये वाली जो है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट वाले को रिप्रेजेंट आपके सामने कर दिया, ठीक है। अब जब इसे काउंट करोगे आप तो ये टोटल आएंगे 56, तो इतने कंप्लीट स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर हम एक की एरिया फाइंड कर लें और अगर उसको फिर 56 से मल्टीप्लाई कर दें तो एटलीस्ट इतने का तो एरिया आ ही जाएगा। अब सवाल है जो इनकम्प्लीट है, इसमें से कुछ हाफ है, वो हाफ से भी कम है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो बड़ा क्लियर है ये हाफ है, लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे भी हैं, तो ये कितना होगा? तो यहां कहीं ना कहीं आपको अप्रॉक्स में ही काम करना होगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो क्लास 6-7 में जो आपने ग्राफ वाला कंसेप्ट देखा था। तो ऐसे भी अगर ये ग्राफ होता, अगर ऐसे पेपर में ग्राफ बने हुए होते तो हम और बेहतर आंसर कर पाते। लेकिन अब इसके बाद जो है वो नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है। तो हम देखो समझ सकते हैं कि इन दोनों को देखो, आप जूम करके देखो, बल्कि अपने बुक में देखो आप, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये जो दो बॉक्सेस हैं ये थोड़ा सा देखो लगभग 75% है और ये लगभग 25-30% है। तो इन दोनों को मिला करके हम देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स कंप्लीट हो रहा है। तो देखो मैंने यहां क्रॉस कर दिया कि ये दोनों मिलकर के एक बॉक्स को कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो चलिए 1 आप माइंड में नोट कर लो। अब देखो ये लगभग 80% है और ये 20%, तो ये दोनों मिलकर के आप देख सकते हो एक हो रहा है, तो एक और एक 2 हो गया। अब उसके बाद ये दोनों मुझे तो हाफ ही लग रहा है, तो इन दोनों हाफ आपको मिला करके एक कर लेते हैं तो 3 हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप देखो, इन दोनों को देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो इन दोनों में लगभग मुझे एक लग रहा है। थोड़े बहुत का ऑब्वियसली फर्क हो सकते हैं, लेकिन एक माना जा सकता है। तो 1 2 3 4 बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद इन 3 को देखो, चलो 1 2 3, इन 3 को देखो। इन तीनों से आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है ये 1 से थोड़ा कम है और ये भी 1 से थोड़ा कम है। तो इसमें से कुछ इसको दे दें और कुछ इसको दे दें तो ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये 3 मिला करके 2 हो गए। तो ये 2,
और ये एक 3, ये दोनों मिलकर के 4, ये दोनों मिलकर के 5 और 6। तो देखा जाए तो ये जो सारे इनकम्प्लीट बॉक्सेस थे, इनको देखा जाए तो ये 5.5 या फिर ये 6 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी एग्जैक्टली आप इसको बेहतर जूम करके देख सकते हो। तो मुझे जो लग रहा है, और मैंने ये क्लियर किया, ये नॉन टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो मुझसे बेहतर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो भी है उसके हिसाब से मैंने लिखा 5.5 या 6, मैं 6 ही लेकर के आगे काम को करता हूं। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली ये हो जाएंगे टोटल 62 बॉक्सेस। तो हमारे पास अब कितने हैं? टोटल 62 बॉक्सेस हैं। अब 62 बॉक्सेस होने का मतलब क्या है, आगे समझते हैं इस चीज को। तो एक का एरिया कितना है ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो, एक बॉक्स को मैं यहां फिर से एक बार बना लेता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं समझाने के लिए। ये जो एक बॉक्स है ना, इसको मैंने यहां बना लिया। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब ये दोनों जो है ना इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो लेंथ वाइज ये दोनों इक्वल होंगे अगर स्क्वायर है तो, लेकिन ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों का यूनिट वगैरह तो अलग हो जाएगा और अल्टीमेटली दोनों अलग हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, एरिया फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले ही सकते हैं। ओके, तो जो भी है इसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये वाली लेंथ अगर हमें मिल जाए और ये वाली लेंथ मिल जाए तो काम हो जाएगा। याद करो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था, तो काफी इजीली आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये लेंथ हो जाएगा कितना, देखो x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/5। ये कितना हो गया? 2/5। देखो मैं यहां लिख देता हूं 2/5। अब ऐसा करते हैं, इसे फाइंड कर लेते हैं, इस लेंथ को फाइंड करते हैं। ये कितना हो जाएगा आप बताओ? 1 2 3, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ये लेंथ हो गया 2/3। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों का अपना अपना यूनिट होगा, ये सेकंड में होगा और ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो फिलहाल हमें एरिया फाइंड करना है तो हम उस यूनिट में ध्यान नहीं देंगे। तो बताइए एनी हाउ इस एक बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ऑल्दो ये स्क्वायर है लेकिन फिर भी मैं इस चीज को लेंथ इंटू ब्रेथ ही बोल रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया देख लो। चलो मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं क्योंकि इधर भी कैंसिल आउट करना होगा। ओके, और मल्टीप्लाई तो आप कर लेना अगर करना चाहते हो। तो एक बॉक्स का एरिया इतना, तो 62 बॉक्सेस की एरिया कितनी हो जाएगी? देखो मैं यहां लिखता हूं 62 बॉक्सेस। ठीक है, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 62 इंटू एरिया ऑफ वन बॉक्स जो है 2/3 इंटू 2/5 है। ठीक है, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा 248 डिवाइडेड बाय 15, और फिर अल्टीमेटली जब इसे डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपको देगा 16.53, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिसे राउंड अप करके आप लिख सकते हो 16.53 ही लिख सकते हो। और ऑब्वियसली यूनिट क्या होगा, तो इसे देख करके आप यूनिट बताओगे, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, और यहां अप्रॉक्स भी आप लिख देना, क्योंकि हमने बहुत सारे जगह जो है अप्रॉक्स ही काम किया है, लेकिन जो है ये बेस्ट पॉसिबल आंसर मुझे लगता है। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, अपने स्क्रीन में आप क्वेश्चन को देख सकते हो, और यहां कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल पूछा गया है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है जिसके पास एक्सेलरेशन तो कुछ है लेकिन उसमें वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे जब आसपास आप देखोगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन है, अगर इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसमें अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो पक्का होगा ही होगा, ऐसा हमें लगता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है जिसको अभी मैं देने वाला हूं। तो देखो पहले तो इस चीज को आप नोट कर लो कि अगर एक्सेलरेशन है तो हमें ऐसा लगता है कि उसके पास पक्का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, बट एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जहां एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी उसमें वेलोसिटी नहीं होता है, और वो एग्जाम्पल क्या है इस चीज को देखो। इट्स वेरी सिंपल। ये जो बॉल है मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ऐसे कर्व करके नहीं फेंका। ओके, मैंने सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका, बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फेंका। तो इसके मोशन को आप ऑब्जर्व करो। जब मैं एक बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंका तो क्या रहा होगा इसका सब कुछ, ये चीज को समझो। जब ये ऊपर की तरफ हम इसको थ्रो किए तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज और डिक्रीज होती रही होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हुई होगी, तब तो ये फिर नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू किया होगा और फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज और इंक्रीज हुई होगी।
तो ये तो बात क्लियर हो गया है कि जब हम इस बॉल को ऊपर फेंके तो जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा था या जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, लगातार डिक्रीज हो रही थी। और जैसे ही ये टॉप पॉइंट पे गया होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई होगी, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट इट्स मोशन, पूरा थ्रू आउट इट्स मोशन इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा था। और वो एक्सेलरेशन कितने का होगा, 9.8 का। ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे। तो थ्रू आउट द मोशन इसके पास, इसमें जो एक्सेलरेशन था वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जब बॉडी के पास वेलोसिटी तो जीरो होता है, कहां, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन तब भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा होता है, राइट ना। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसमें वो परपेंडिकुलरली लग रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। देखिए आमतौर पर हमें क्या लगता है कि जिस डायरेक्शन पे हम इसमें एक्सेलरेशन देंगे, एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देंगे मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, राइट ना। लेकिन याद कीजिए सर्कुलर वाला एग्जांपल। अच्छा देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी एक्सेलरेशन मैं इस डायरेक्शन पे दे रहा हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन पे मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूं, तो मोशन भी इसी डायरेक्शन पे होगा ना। और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दूंगा तो मोशन भी, एक्सेलरेशन अभी मैं दे तो रहा हूं फोर्स, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स या एक्सेलरेशन दे रहा हूं तो बॉडी भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, राइट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है ये चीज। अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट, मून या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं वो घूम रहे होते हैं, या खुद अर्थ भी सन के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो देखा जाए सर्कुलर मोशन में, ये आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इसी चैप्टर के जो एंड में जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है वहां इस चीज को डिस्कस किया गया है सारे बुक्स में। तो देखा जाए तो जब बॉडी यहां होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मून है, तो इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, तो मोशन जो है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये होगा, टेंजेंटली होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ऐसा होगा, टेंजेंटली होता है। लेकिन जो इसमें फोर्स या एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, और मोशन का डायरेक्शन ये हो गया। तो हम देख सकते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मोशन और एक्सेलरेशन का जो ये दोनों जो है ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है एक दूसरे पे। तो काफी ये शानदार एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी डिटेल्स आपको मैंने यहां दे दिया है, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो, और ऑब्वियसली इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अर्थ, ये मैंने अर्थ बनाया, अर्थ के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा होता है। ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये सर्कुलर पाथ है, तो लग नहीं रहा हो फिर भी इसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 42250 किलोमीटर की है। बस इतनी सी चीज गिवन है। इसके अलावा और भी कुछ गिवन है कि ये जो धरती का चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, इसको एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, राइट ना। इसकी दूरी कितनी, तो इतनी, और ये जो समय लगता है एक चक्कर लगाने में वो 24 घंटे का लगता है। बस सिंपली आपको इस सैटेलाइट की स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, काफी आसानी से आप इस चीज को बना सकते हो। तो देखो रेडियस इतनी गिवन थी, तो रेडियस यूज करके मैंने सरकमफेरेंस निकाल लिया, यानी कि जिस डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है 24 घंटे पे, तो उस डिस्टेंस को मैंने निकाल लिया। अब काफी इजीली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस की वैल्यू ये है, अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इस वैल्यू को आप यहां लिखोगे और फिर टाइम को लिखोगे तो फिर से एक बार आपको डिवाइड देना होगा। देखिए ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो अप्रॉक्स वैल्यू को ऊपर लिखोगे, नीचे टाइम को लिखोगे, और जब डिवाइड दोगे फिर से वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो फिर से आपको और एक बार अप्रॉक्स लिखना होगा। तो होगा क्या, दो बार आपको अप्रॉक्स करना होगा, और इस तरीके से आंसर थोड़ा ज्यादा एरर आपको देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, आप
जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो इस वैल्यू को आप अवॉइड करना, हालांकि काफी लोग लेते हैं, लेकिन आप अवॉइड करना, आप इससे पहले वाले वैल्यू को लेना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है और अप्रॉक्स को लेकर के और एक बार जब अप्रॉक्स करेंगे तो डबल अप्रॉक्स होने के कारण क्वेश्चन थोड़ा आंसर जो है वो थोड़ा ज्यादा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्टेंस के तौर पे इस वैल्यू को लेता हूं। तो देखो मैंने लिखा 2 × 22/7 और ये 42250, ये क्या है, ये डिस्टेंस हो गया। और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो टाइम क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय, तो होल डिवाइडेड बाय को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/24, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मैंने टाइम लिखा, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब इस सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को आप डिवाइड करोगे। तो मैं बता देता हूं, जब ऊपर वाले तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1859000 ये आएगा, और नीचे वाले तो 24 7 जा 168, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, अब इन दोनों को जब डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली तो ये डिवाइड जाने से रहा, तो क्या होगा, ये अप्रॉक्स में ही आपको लेना होगा। तो जब डिवाइड दोगे तो ये आएगा 11065.476 और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इतना तो आप लिख ही सकते हो, 11065.4। इसको आप ऐसा करो, 6 है तो इसको एक बढ़ा दो, 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर, और अप्रोक्स भी लिख देते हैं ना, तो ये बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, और यहां मैंने बताया कि अगर अलग अलग सोर्स में देखोगे तो थोड़े बहुत ये वैरी कर जाएंगे, अब कोई ये लिया होगा, कोई राउंड अप नहीं किया होगा, लेकिन ये बेस्ट मैं मानता हूं, आप ऐसे ही लिखो, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इस तरीके से वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।